हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अब हमारी क्लास 6 जो थी वो आज ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर था क्लास 6 का। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 7। तो इस इसके साथ आज मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको इन चैप्टर्स में नोट कर लेनी चाहिए। देखिए, जब हमारी एनसीईआरटी हो जाएगी तो उसके बाद हम इस पे क्विज भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। और प्रीलिम से पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी करने की कोशिश करेंगे लास्ट में। तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर देखते हैं, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, इस चैप्टर में दिया है कि इंडिया की जलवायु क्या है, वहाँ की वनस्पति क्या है और वन्य प्राणी क्या है। देखिए, आपको इंडिया के बारे में ना अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि उसकी आपको पता है कि कैसा मौसम रहता है, कौन से जान वन्य प्राणी मिलते हैं कहाँ पर हमारे इंडिया में, कैसी वनस्पति, किस तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं, कहाँ पर कैसे मिलते हैं। तो ये सब हमारी नॉलेज अच्छी सी होनी चाहिए, है ना, ताकि आप इसके आंसर अच्छे से दे पाएँ। तो ये चैप्टर इसी बारे में है। तो इस चैप्टर में क्या है कि मौसम, मैं आज आपको बताती आऊँगी आपको नोट क्या क्या करना है। तो देखिए, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, आप कहते ना कि आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है। तो जो चेंज होता है डेली में, है ना, मौसम में, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो जो चेंज हो रहा है उसी को हम मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। जैसे तापमान, टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है ना। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो मौसम कुछ नहीं है, दिन प्रतिदिन होने वाला चेंज है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। ठीक है, इस तरीके से कभी इन्होंने ये बताया गया है। बाकी चीज़ें देखिए, हम इतने बच्चे नहीं है कि हमें स्टोरीज भी इसमें पढ़े, हमें अपने लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालनी है। तो इसके बाद इसमें है कि सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, सर्दी। ठीक है, मेनली ये जो सर्दी है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, साउथ इंडिया में वैसा ही रहता है, क्योंकि वो इक्वेटर के थोड़ा पास है तो वहाँ का टेम्परेचर वैसा ही रहता है। और भी चीज़ें आपको इसमें समझनी चाहिए। तो जैसे दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम होता है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, गर्मी होती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, बारिश होती है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, ये 4 मौसम होते हैं, ये आपको पता ही होंगे, आपने खुद फील किया होगा, ठंडी, गर्मी, बारिश और शरद ऋतु। तो अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें आपको नोट जो करना है वो ये है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्या नोट करना है, ये वाली लाइन नोट करनी है, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, ये एक लाइन आपको बस इसमें यहाँ पर नोट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि कौन से प्रमुख मौसम होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये दोनों चीज़ें इसमें नोट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, ठंडे शीत ऋतु होती है तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में इसका बेसिक्स बताया था कि जब सर्दी का मौसम होता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट पड़ती हैं, हमारे ऊपर की तरफ डायरेक्ट नहीं पड़ती। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधी पड़ेंगी वहाँ गर्म हो जाएगा। तो साउथ की तरफ गर्मी होती है, हमारे नॉर्थ की तरफ ठंडा हो जाता है। ठीक है, शीत ऋतु हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जून के टाइम पे कर्क रेखा पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में लू चलती है, एकदम गर्मी में गर्म तेज हवाएं बहुत ज़्यादा, तो उनको लू कहते हैं उनको। तो इसमें ये जो दोनों है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये दोनों ही आपको नोट कर लेना है। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई है यहाँ पे। चलिए एक चीज़ और इसमें समझा देती हूँ कि जैसे कि ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, अर्थ में इस तरीके से झुकाव होता है। तो ये यहाँ पर हमारी कर्क रेखा है, यहाँ पे हमारी मकर रेखा है। तो अगर हमारे यहाँ पर सन है तो यहाँ पर हमारी सीधी रेखा सन की पड़ेगी, तो इस तरफ सर्दी होगी। और नॉर्थ की तरफ, ये अगर बीच की इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पर हमारी सर्दी हो जाएगी। ठीक है, ठंड हो जाएगी, और इस तरफ हमारा गर्मी होगी। और
ठीक इसके विपरीत स्थिति ऐसी होती है गर्मियों में, सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पड़ती है कर्क रेखा पे, और हमारा इंडिया इधर की तरफ ही आता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इस वजह से ठंड और गर्मी होती है। देखिए फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है। जब हमारा जून जुलाई का समय होता है तो उस समय क्या होता है, मानसून आता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, मतलब समुद्र से हवा कहाँ आ रही है, स्थल की तरफ, लैंड की तरफ आ रही है। ये अपने साथ नमी लाती है, ये समुद्र से क्या होती है, अपने साथ नमी लेकर आती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब ये वर्षा करती हैं। तो उस समय क्या आता है, फिर हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। इस तरीके से मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। ठीक है। ये क्या होता है, देखिए इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पहले क्या हुआ कि वो समुद्र से स्थल की तरफ आ रही थी, क्योंकि स्थल का जो पार्ट था, जमीन, वो बहुत गर्म हो जाती है ना, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ने से। कौन से महीने में, अप्रैल मई में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो जो पवनें होती है वो समुद्र से स्थल की ओर आती हैं लो प्रेशर की तरफ, और वो क्या बोलते हैं, नमी उठा लेती है समुद्र से और आके स्थल पर वर्षा करती हैं। जब मानसून लौटता है तो क्या होता है ना कि ये वापस जाती हैं, वापस ये समुद्र की तरफ पवनें जाती हैं, स्थल से लौटती हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। इस समय क्या होता है, मानसून वापस चला जाता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है। देखिए जब ये पवनें लौटती है ना, तो लौटते हुए ये क्या, जब इस उत्तर पूर्व की तरफ से जा रही होती है तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती है, और जो तमिलनाडु का तट है उधर पर ये वर्षा करती है। इसलिए तमिलनाडु में दिसंबर में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए जब बहुत सारे टाइम देखेंगे, 10 साल में या 20 साल में देखेंगे कैसा मौसम रहा, ठीक है, जब उसका औसत निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे जलवायु, कि यहाँ की उष्ण जलवायु है, शीत जलवायु, मतलब कुछ भी इस तरीके का, कि मानसूनी जलवायु। तो हम कई सालों में देख लेते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो उसका जब औसत निकालते हैं तो उसे कहते हैं जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। हमारी जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मॉनसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मॉनसून का अरबी भाषा का जो शब्द था, मौसम से लिया है, जिसका अर्थ ही होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतम वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। हमारी जो एग्रीकल्चर, जो कृषि है ना, वो पूरी तरीके से, इतने हमारे साधन नहीं है सिंचाई के बहुत अच्छे, बारिश पे निर्भर करती है। अगर बारिश आती है तो उस साल फसल अच्छी रहती है, नहीं आती है तो सूखा पड़ता है। तो यही होता है कि अच्छी बारिश यानी अच्छी फसल। तो इसमें ये चीज़ें मेनली आपको नोट कर लेनी है, दक्षिण पश्चिम मानसून में जो दिया हुआ है और मानसून के लौटने में जो दिया हुआ है, दोनों ही। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्थान की जलवायु अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करती है। जैसे उस जगह की स्थिति क्या है, ऊंचाई क्या है, समुद्र से दूरी क्या है, उच्चावच क्या है। ठीक है, ये सब हमें देखना होता है। जैसे इसलिए भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। मतलब भारत की जो जलवायु है वो आपको अलग अलग दिखेगी। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर जो है वो आपको बहुत गर्म स्थान है, क्योंकि उनकी समुद्र से दूरी ज़्यादा है। जबकि जम्मू और तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मुंबई और कोलकाता कैसे हैं, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडे हैं, क्योंकि एक समुद्र के पास हैं, तो इन यहाँ पर एक सा मौसम रहता है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि वहां तक जब पवनें पहुंचती है पूरे स्थल को पार करते हुए, तब तक वहां से उनकी नमी खत्म हो जाती है। तो राजस्थान के कई जगह पे वर्षा होती ही नहीं है। तो जो जलवायु भी है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कि उस जगह की स्थिति क्या है, ऊंचाई क्या है, समुद्र से दूरी क्या है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे पहली लाइन, कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। बस यही लाइन आपको नोट करनी है।
इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। ठीक है, ये हटा दीजिए। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर आपको छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे जिनको हम कहते हैं झाड़ी है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे आपने देखे होंगे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। कुछ पेड़ होंगे जिसमें पत्तियां बहुत ज्यादा होंगी, किसी में बहुत कम होंगी। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब जो पेड़ अपने आप उगते हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि उन्हें हमने नहीं उगाया, वो प्राकृतिक रूप से खुद ही उगे हैं, इसलिए उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसका स्थल भाग बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जलवायु भी अलग अलग जगहों पे अलग है, तो इसलिए यहाँ की वनस्पति भी अलग अलग हैं। जैसे भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। हम 5 टाइप्स में बांटते हैं वनस्पति को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। आप साइड में देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। काफी घने होते हैं, इतने ज्यादा पेड़ हैं। इसके ऊपर एक चीज दी हुई है, एक और चित्र दिया हुआ है, उसमें देखिए छोटे पहले झाड़ियां हैं, फिर छोटे वृक्ष हैं, फिर एक सबसे बड़ा वृक्ष है। तो इसी तरीके से काफी घने होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इनमें जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा घने होते हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, ये इतने घने होते हैं। ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो फ्रेंड्स देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं वो इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। जब आप इन वनों में जाएंगे ना तो आपको सूरज की रोशनी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ऊपर इतने ऊंचे पेड़ होते हैं ना। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये इतने हमेशा घने क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो आपको हमेशा घने ही दिखेंगे। फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, कौन के एग्जाम्पल क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मेघालय में वर्षा ज्यादा होती है। पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजबुट है। ठीक है, ये चीजें आपको इधर पे नोट कर लेनी है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ है। अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य में, पश्चिमी घाट में। और कौन कौन से वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं? महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये क्या होते हैं? हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा हरे भरे रहते हैं एकदम। पतझड़ वन कैसे होते हैं? पतझड़ में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, आपको ऐसा लगेगा पेड़ सूख गए, फिर अगले मौसम में उनमें पत्तियां आ जाती हैं। हमारे देखिए, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी मतलब देखिए एक मौसम में ये हरे भरे हो जाते हैं ना, इसलिए ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो देखिए जो पतझड़ वन है उनका एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपने देखा ही होगा अगर आप इधर रहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन भाग में, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें आपको नोट कर लेना है कि ये एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इनको मानसूनी वन कहते हैं। इनमें कौन कौन के उदाहरण है? साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये इनके उदाहरण है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद कटीली झाड़ियां, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। देखिए पहले मैंने आपको सदाबहार वन पढ़ाए थे, उधर सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। फिर जो पतझड़ वन है उधर पे थोड़ी कम कम होगी, है ना। उसके बाद जो कटीली झाड़ियां वहां और कम वर्षा होती है, तो वहां पर मिलती है कटीली झाड़ियां। कहाँ? शुष्क भागों में। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है वो कांटे के आकार में हो जाती है, ताकि पानी का जो है उत्सर्जन वो कम हो, पानी है ना कम सोखे, इसलिए। इसके महत्वपूर्ण वृक्ष है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती हैं। तो आपको नोट कर लेना है कि
कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। और कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात। देखिए इस स्थान तक मैंने आपको बताया कि जब पवनें आती है तो आते आते क्या होता है कि वो अपनी नमी खो देती है, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है इस स्थान पे, तभी यहाँ पर ये वाले कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें आप देख सकते हैं कटीली झाड़ियाँ कैसी होती है ना, कैक्टस वगैरह के पेड़ हैं, उधर पे ऊंट है। इसके बाद पर्वतीय वन, ठीक है। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। देखिए आप पर्वतों के ऊपर जैसे आएंगे ना, आपको अलग अलग वनस्पति मिलेगी। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500, सॉरी, हाँ, 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ठीक है, इस जो आपको चित्र दिख रहा है इस तरीके से होते हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों की महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन और देवदार हैं। तो आपको इतनी ऊंचाई तक क्या मिलेंगे? शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे। इनके एग्जाम्पल है चीड़, पाइन और देवदार। ये आप इंपॉर्टेंट होता है, आ जाता है कि कितनी ऊंचाई तक आपको कौन से पेड़ मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पूछ लेंगे हिमालय की, जैसे जो ऊंचाई है अलग अलग, अभी हम वो भी सब देखेंगे। तो वो पूछ सकते हैं कि यहाँ तक हमें कौन से वृक्ष मिलते हैं, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इससे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। अब देखिए जो नमकीन पानी होता है, खारा पानी, आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी पेड़ पौधे मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मैंग्रोव वन। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। देखिए जो पश्चिम बंगाल है वो आपने देखा होगा समुद्र के पास है ना, तो वहाँ पे जो सुंदरबन है वहाँ पे समुद्र का खारा पानी आ जाता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरी जो है, सुंदरी वन होते हैं सुंदरबन में, इसलिए उसको सुंदरबन कहा गया है। मैंग्रोव वन आप देख सकते हैं इस तरीके से है, और ऊपर मैंने आपको बता दिया था पर्वतीय वन। सुंदरी जो है वो एक इस तरीके के पेड़ों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। तो देखिए हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, वे विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं। ये सबको पता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, नहीं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा पेड़ पौधे और इंसान में। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो किसी जगह की जो मिट्टी होती है वो उसको पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों में। अगर आप पेड़ काट देंगे ना वहां के, तो क्या होगा? मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा। मिट्टी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वहां से मिट्टी का अपरदन होता है और बाढ़ वगैरह आने की संभावना ज्यादा हो जाती है अगर हम पेड़ ज्यादा काटें। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन देते हैं पेड़। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। हमें कई सारी चीजें भी मिलती है अपने यूज की। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। ठीक है, इनमें कई सारे जानवर भी मिलते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हम अपने इस्तेमाल के लिए इतने पेड़ काट रहे हैं कि अब इनमें क्या हो गया है कि मतलब समाप्त होते जा रहे हैं वन। इनसे अधिक पौधे, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। तो देखिए अपने आंसर राइटिंग में आपको ये यूज करना है। ये जो इसमें एक दो लाइन दी हुई है कि पहली बात कि हमें पेड़ों से ये चीजें मिलती हैं, और दूसरा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए अपने जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए भी, और अपने रियल लाइफ में भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि पेड़ जो है वो हमें क्या क्या दे रहे हैं, इस चित्र में दिया है। दवाई, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर लकड़ी से बनता है, रबर, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों को प्राकृतिक निवास, गोंद एवं लाख, फल, शहद, ऑक्सीजन, इतनी सारी चीजें हमें पेड़ देते हैं। अब देखिए वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारी, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। जो पेड़ वन होते हैं उनमें कई तरीके के जानवर रहते हैं। बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है,
यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ये आपको नोट कर लेना है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ये क्वेश्चन अभी ही, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आया था थोड़े टाइम पहले कि मतलब ये एक सींग वाले गेंडे से रिलेटेड आया था, एशियाई शेरों से रिलेटेड आया था। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस नहीं होगा, छोटी छोटी, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाथी और एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली गधा भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कहाँ क्या पाया जाता है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए इनको। ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि है। इस पे समझने वाला क्या है, ये आपको तो याद करना है। ठीक है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप ठीक है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा और करैत प्रमुख है। कौन सी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है? कोबरा और करैत। देखिए, वनों की कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। ठीक है, एक तो पेड़ कट रहे हैं और जानवरों का शिकार हो रहा है, उनसे जो चीजें बनती है, दवाइयाँ वगैरह, अदर चीजें कॉस्मेटिक की, इसके कारण उन्हें खूब मारा जा रहा है। अब तो ये स्थिति आ गई कि 50% बायोडाइवर्सिटी ही खत्म होने जा रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथी और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। ठीक है। क्या आप वन्यजीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो उनसे बनी हुई चीजें होती हैं, चमड़े से बनी हुई, आप उनको मत खरीदिए। हाथी दांत की बनी हुई चीजें नहीं खरीदिए, तो फिर लोग उनका शिकार ही क्यों करेंगे। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। यहाँ पर कुछ पेपर कटिंग दी हुई है बस कि क्या क्या हुआ है। इसके बाद देखिए, इधर थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट ही है, प्रवासी पक्षी के बारे में दिया है। कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ठीक है, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। तो देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से पक्षी ठंड में आते हैं, कौन से गर्मियों में आते हैं। प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। जब जैसे देखिए, नॉर्थ पे आर्कटिक, उधर पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो जो पक्षी होते हैं वो इधर साउथ की तरफ आ जाते हैं, उनको प्रवासी पक्षी कहते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, इसका वजन 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। मतलब इतना दूर ये ट्रेवल करके आते हैं, बाद में ये वापस लौट जाते हैं। इनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो ये भी नोट कर लेना, क्योंकि आ जाता है कि कौन से सर्दियों के प्रवासी पक्षी है, कौन से गर्मियों के प्रवासी पक्षी है। तो इस चैप्टर में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आप समझ गए होगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना। इसके नीचे एक्सरसाइज दी होती है, इसको आप खुद करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं अपना 7 चैप्टर। देखिए, समझने से क्या हो जाता है ना, कि जब कोई आप खुद पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए, अभी हमारा चैप्टर आधे घंटे में निपट गया, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे ना तो आप 1 घंटा उस चैप्टर को लगा देंगे और आपके दिमाग में भी ज़्यादा बातें नहीं रहेगी। जब कभी आपको समझा देता है ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती हैं। इसलिए इसका बेनिफिट है कि आप इसको और थोड़ा स्पीड में भी करके, वीडियो हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आप स्पीड में करके इसको सुन सकते हैं कई बार। तो इसलिए आपके लिए चैप्टर बेनिफिशियल हो जाते हैं। इसके बाद हम इसकी क्विज भी कर लेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का 7 क्लास के चैप्टर्स पढ़ेंगे। 6 के आज पूरे हो गए। थैंक यू।